इजीली करना हो, जाने की क्रिया को इजीली करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब देखिए कर्म और करण में डिफरेंस है क्या? करण सिर्फ आपको हेल्प करेगा। हेल्प कैसे करेगा? उस क्रिया को कंप्लीट करने में। मतलब कि अगर नहीं भी आपका करण का प्रयोग करोगे तब भी आप क्रिया तो कर ही लोगे, लेकिन कर्म के बिना क्रिया नहीं हो सकती। जैसे पढ़ने के लिए पुस्तक चाहिए ही चाहिए, वहां पे कुछ भी ऑप्शनल नहीं है, कुछ भी वैकल्पिक नहीं है। लेकिन जाने के लिए आपको ट्रेन चाहिए, ऐसी कुछ कंपल्सरी नहीं। आपको तो चले जाओ, लेकिन इजीली क्रिया को आसानी से करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को हम कारण कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, लिखने की क्रिया। लिखना है आपको, तो सबसे पहले क्रिया के लिए हमारे अकॉर्डिंग क्या चाहिए? कोई व्यक्ति जो उस क्रिया को करे। तो लिखने के लिए मैं हूं। अब मैं लिखना चालू कर दूंगा क्या? पेन चाहिए। पेन क्या है मेरा? इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं ना मैं, हाँ या ना? तो जब पेन होगा फिर पेपर होगा तभी तो मैं कुछ लिखूंगा। तो कई बार क्रियाओं को करने के लिए व्यक्ति, कोई वस्तु के अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए होते। उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को, उन्हीं साधन को हम क्या कहते हैं? कारण। समझ में आ गया? तो पहला देखा, क्रिया को करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। जैसे कुछ क्रियाएं होती है आप अकेले हो तो कर सकते हो, जैसे सोने की क्रिया, आपको सो जाओ बात करो, उसमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद कुछ क्रियाएं होती है जिसके लिए ऑब्जेक्ट भी चाहिए, पढ़ने की, खाने की, कुछ तो चाहिए हमें। उसके बाद कुछ क्रियाएं होती है जिसमें ऑब्जेक्ट के अलावा हमें एक इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, जाने की, लिखने की, हाँ या ना? उससे आगे चलते हैं, यहां तक कि ये सब पे लागू होता है। कोई भी क्रिया करने के लिए आपको कर्ता, कर्म, करण तीनों जरूरी है। किसी भी क्रिया को करने के लिए आपको एक व्यक्ति चाहिए, कुछ वस्तु चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब यहां से जो चालू होगा ये कि पार्टिकुलर एक्शन के लिए चाहिए। जैसे एक होती है देने की क्रिया, देना, गिव, हाँ या ना? हम सब लोग किसी को कुछ ना कुछ देते रहते हैं, हाँ? अब देखो आपको देने की क्रिया करना, कौन सी एक्शन परफॉर्म करना है? किसी को गिफ्ट, कुछ देना है। तो अब देने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो एक व्यक्ति जो देगा। चलो मैं हूं साहब, अब मैं देने की क्रिया कर लूंगा? नहीं, कुछ वस्तु भी चाहिए। नंबर 1 पे एक व्यक्ति चाहिए जो देने की क्रिया करेगा। नंबर 2 पे कुछ वस्तु चाहिए जो देगा, ठीक है ना? तो जो वस्तु चाहिए देने के लिए, दैट कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तीसरे नंबर पे एक पर्सन और चाहिए जो देगा। क्या अगर मैं बहुत देने की क्रिया कर रहा हूं, ये मैं मार्केट किसी को देना चाहता हूं, तो मैं भी हूं, मार्कर भी है, लेकिन कोई लेने वाला नहीं, तो कभी मेरी देने की क्रिया हो पाएगी कि नहीं? नहीं हो पाएगी। तो अब हमें चाहिए व्यक्ति चाहिए, वस्तु चाहिए और एक और व्यक्ति चाहिए जिसको हम देंगे। उसी व्यक्ति को कहते हैं संप्रदान, जिसको कुछ दिया जाता। जिसको कुछ भी दिया जाता है उस व्यक्ति का टेक्निकल या पारिभाषिक नाम क्या है? संप्रदान। ये सिर्फ देने की क्रिया के लिए चाहिए होता और किसी क्रिया के लिए। तो जब भी आपको देने की क्रिया करनी है तो आपको क्या चाहिए? कर्ता चाहिए, कर्म चाहिए और एक और व्यक्ति चाहिए जिसको आप दोगे। तो जिसको दोगे उस व्यक्ति का नाम है संप्रदान। वो भी उतने इंपॉर्टेंट है, लेने वाला भी उतने इंपॉर्टेंट है जितना देने वाला। क्यों? जैसे देने वाले के बिना क्रिया नहीं हो सकती, वैसे लेने वाले के बिना भी क्रिया नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? तो ये सिर्फ किस क्रिया के लिए है? देने। इसके अपोजिट आजकल होता है ना, बर्थडे करने किसी को कुछ दिया तो हमारी डिमांड क्या होती है? रिटर्न गिफ्ट, है कि नहीं? तो अब उसके अपोजिट ये, आपने किसी को कुछ दे दिया, चलो यहाँ पे बात खत्म हो। अब आपको किसी से कुछ लेना है, क्या करना है? किसी से कुछ लेना है। तो उस लेने के सेंस में आपको एक व्यक्ति तो चाहिए जो आपको देगा, हाँ या ना? तो जो व्यक्ति आपको अब देगा रिटर्न में, वो व्यक्ति अपादान कहता है। एक सामान्य अर्थ समझो। स्पेशली अपादान क्या होता है? बेसिकली एक क्रिया होती है विभाग, सेपरेशन, अलग होना। अलग होना समझते हो क्या होता है? हाँ, ये दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, अब ये क्या हो गए? अलग हो गए। कौन सी क्रिया हुई यहां? सेपरेशन की, अलग होने की क्रिया, ठीक है? अब अलग होने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? दो चीजें चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट जो अलग होगा, एक पॉइंट जहां से अलग होगा। बहुत ध्यान से समझो, क्रिया कौन सी हो रही है? अलग होने
लेकिन ये व्यक्ति क्या अगर मान लो कोई पॉइंट ना हो तो कभी अलग हो पाएगा कहीं? तो बेसिकली अलग होने की क्रिया में जो अलग होने का पॉइंट है, सेपरेशन का जो पॉइंट है, उसे अपादान कहते हैं। क्या कहते हैं हम? समझ में आया कि नहीं? जैसे वो केवल देने के लिए थी, ऐसे ही केवल अलग होने की क्रिया में कि जब भी हमें अलग होने की सेपरेशन के एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा तो एक व्यक्ति चाहिए जो सेपरेट होगा, लेकिन एक पॉइंट बताइए कहां से अलग हुए भाई, यहां से, वहां से, कहां से? तो जो पॉइंट होगा, पार्टिकुलर पॉइंट, उसी पॉइंट को हम कहते हैं अपादान। क्या कहते हैं? समझ में आ गया ये? चल आगे चलते हैं। ये केवल बैठने की क्रिया अगर आपको करनी हो तब अधिकरण का उपयोग हो। जैसे बैठने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले व्यक्ति, कोई भी क्रिया व्यक्ति के बिना तो हो ही नहीं सकती, तो व्यक्ति चाहिए। ठीक है, मैं हूं, अब मैं बैठने की क्रिया करूं उसके लिए कुछ तो चाहिए, मैट चाहिए, चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, बेड चाहिए, कुछ तो चाहिए कि नहीं? तो बैठने की क्रिया के लिए जो बेस है, जो आधार होगा, जो जगह होगी, उस पार्टिकुलर को कहते हैं अधिकरण। उसको क्या कहते हैं हम? उसको क्या कहते हैं हम? किसको कहते हैं? बैठने के लिए जो आधार होगा। बैठने की क्रिया कब तक नहीं हो सकती? जब तक व्यक्ति और कोई स्थान, जगह, कोई टेबल, कुर्सी कुछ हो। अगर मुझे बैठना है, मैं ऐसे करके क्या बैठ सकता हूँ क्या? नहीं, व्यक्ति तो हूं मैं, मेरे अंदर इच्छा भी है कि मैं बैठूं, लेकिन जब तक मेरे पास कोई बेस नहीं, कोई आधार नहीं, कोई जगह नहीं, तब तक मैं नहीं बैठ सकता। तो बैठने की क्रिया का जो आधार होता है ना, उस आधार को हम कहते हैं अधिकरण। समझ में आया? तो किसी भी क्रिया को जो परफॉर्म करता है कर्ता, किसी भी क्रिया को कंप्लीट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट जिसकी जरूरत होती है वो कर्ता, किसी भी क्रिया को इजीली करने के लिए हमें जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है वो कारण, देने की क्रिया के लिए जिसको कुछ देगा वो संप्रदान, अलग होने की क्रिया में जहां से अलग होंगे जो पॉइंट वो अपादान, बैठने की क्रिया में जहां पर बैठेंगे वो अधिकरण। अब आप कोई भी दुनिया की क्रिया कर लो, इनके अलावा और कुछ आपको नहीं चाहिए। कोई भी क्रिया सोचो, कोई भी एक्शन आप इमेजिन करो, आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, मैक्सिमम लिमिट। सोचो 10 सेकंड कैसी कौन सी क्रिया है जो इनमें से ये सब हमारे पास है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाती है? कोई ऐसी क्रिया? एक क्रिया है जिसको कहते हैं कॉलिंग, बुलाना। किसी को बुलाना, बुलाने की क्रिया करनी, क्या क्या चाहिए? एक तो बुलाने वाला चाहिए, आजकल लोग बुलाते ही नहीं है ना, तो सबसे पहले एक जो बुलाएगा, दूसरा जिसको बुलाया जाए। तो जिस व्यक्ति को, सपोज आप यहाँ पे, आपका फ्रेंड बहुत दूर है, तो आपकी उससे मिलने की बहुत ज्यादा इच्छा होगी, तो आप क्या करोगे? बुलाने की क्रिया करोगे, कॉलिंग। तो आपको, आपके अंदर बुलाने की इच्छा, तो आप उसको बुलाओ। तो बेसिकली जिसको बुलाया जाता है उसको संस्कृत में संबोधन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? संबोधन। संबोधन किसका नाम है? जिस व्यक्ति को बुलाया जाएगा। आ गया समझ में? अब पहले मैंने इसको क्यों लिखा था, क्योंकि जो ट्रेडिशन है ना, इसको कारक अभी तक वैसे नहीं माना जाता, लेकिन इसको भी आप कारक मान सकते हैं। तो ट्रेडिशन में आपके 6 ही कारक होते हैं, इसको मिलाकर के आप 7 बोल सकते हैं। तो 3 चीजें हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा कारक किसे कहते हैं। क्या है आंसर? कारक किसे कहते हैं? जो व्यक्ति किसी क्रिया को करता है उसे कारक कहते हैं। डेफिनेशन 1। दूसरी डेफिनेशन है, किसी भी क्रिया को करने के लिए जो कुछ भी चाहिए उस सबको कारक है। पहले हमने छोटी सी डेफिनेशन बताई कि किसी भी क्रिया को जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति का नाम क्या है? कारक। छोटी डेफिनेशन, लेकिन इससे पूरा काम नहीं चलेगा। बाद में बनाया, किसी भी क्रिया को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए जो कुछ भी चाहिए भैया, वो किसी भी रूप में चाहिए, उस सबको क्या कहेंगे हम? कारक। और फिर उसमें उनके रूप चेंज हो गए। अगर कोई एक्टिविटी वर्क कर रहा है जिसके बिना क्रिया हो ही नहीं सकती, उसको कर्ता कहते हैं। अगर पर्सन, व्यक्ति के रूप में अगर कोई व्यक्ति की जरूरत है क्रिया करने के लिए, तो उसका नाम कारक में क्या हो गया? कर्ता। किसी के अंदर ऑब्जेक्ट जरूरत है तो उसका नाम हो गया कर्म। किसी के अंदर इंस्ट्रूमेंट जरूरत है तो उसका
उसका नाम हो गया कारण। किसी के अंदर डेटिव एज अ रिसीवर, रिसीव करने वाले की जरूरत है, उसको कहते हैं संप्रदा। किसी का अंदर पॉइंट ऑफ सेपरेशन जरूरत है, अलग होने के पॉइंट है, तो उसका नाम अपादा। किसी के अंदर बेस जरूरत है, आधार के रूप में आवश्यकता है, उसको कहते हैं अधिकरण। और किसी को बुलाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, उसको कहते हैं हम संबोधन। समझ में आ गया? कारक की परिभाषा छोटी, फिर बड़ी, फिर कारक ये सब प्रकार है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि कारक की परिभाषा क्या है, तो आप कोई भी लिख सकते हो, जो क्रिया को करता है या क्रिया को करने के लिए जो कुछ भी चाहे, दो चीज। फिर कारक के कितने प्रकार हैं, तो आप लिखोगे 6, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ठीक है, अगर आपने 7 लिख दिया तो कोई गलत नहीं, लेकिन आइडियल फॉर्म इसके 6 ही हो गया। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए यही चीज ही आपको ऑलरेडी ये प्रिंट आउट मिला है, इस तरफ मैंने कुछ भी बात नहीं की, जो कुछ लिखा है। क्रिया सिद्धि में जो सहायक होता है उसे कारक कहते हैं, मतलब जो क्रिया को करता है। छोटी डेफिनेशन, बड़ी, क्रिया को पूर्ण करने में जो सहायता करता है, जो कुछ भी चाहिए, उस सबको कारक कहते हैं। हिंदी इंग्लिश सब में ये डेफिनेशन लिखी, आपको नोट्स इसके मिल चुके हैं। अभी क्लास आपको समझ में आ गई? समझना है। अब एक और